चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज हम जो स्टार्ट करने वाले हमारे 4th चैप्टर से स्टार्ट करना है सप्लाई एनालिसिस। यह हमारे कॉमर्स जीतेंगे सीरीज का जो है 4th चैप्टर है। या अगर नंबर वाइज बात करूँ तो 5th चैप्टर हम कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज बात करूँ तो 4th चैप्टर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्या करके चीजें समझते हो, समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली सप्लाई एनालिसिस में है क्या चीजें है किस तरीके। सबसे पहले चीज सप्लाई एनालिसिस ये क्या होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हम एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर देखने वाला है कि प्रोड्यूसर कब गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करता है और कब गुड्स कम प्रोड्यूस करता है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली चीज सप्लाई मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई मतलब एक ऐसा वर्ड है जो हमें यह बताता है कि एक जो प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी अवेलेबल करवाता है ताकि वो मार्केट में बेच सके। क्या कर सके, बेच सकते हैं। या फिर मैं सीधी सादी भाषा ये भी कह सकता हूं मतलब जितनी भी जो भी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर रेडी होता है मार्केट में बेचने के लिए, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर का विषय कि वो 1000 यूनिट बेचेगा, तो सप्लाई कितने यूनिट की हो रही है, 1000 यूनिट की हम लोग बोलेंगे। अगर प्रोड्यूसर का मन है, प्रोड्यूसर 30 यूनिट के अवेलेबल करवा रहा मार्केट में क्या बेचने के लिए, तो हम बोलेंगे कि सप्लाई कितनी, 30 यूनिट की। समझ में आ गया। तो वही बोला गया है कि द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला है, एक पर्टिकुलर टाइम में जो एक प्रोड्यूसर है कितने यूनिट्स बेचने के लिए रेडी होता है, उसी चीज को हम लोग क्या सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल बेसिकली एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे हमें रिलेशनशिप देखने मिलता है किसके बीच में, जो कमोडिटी की प्राइस होती है उसमें और जो कमोडिटी की सप्लाई होती है उसके, इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने मिलता है, आपका एक रिलेशनशिप क्या देखने मिलता है। अब यहां पे बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। कुछ नहीं होता है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे जो वेरियस क्वांटिटीज होती है, क्या होती है, वेरियस क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, जो एक प्रोड्यूसर क्या बेचने के लिए रेडी होता है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बेचने के लिए रेडी होता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। क्या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जहां पे जो वेरियस क्वांटिटी होती है, क्या जो वेरियस क्वांटिटीज होती है एक पर्टिकुलर टाइम में एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर रेडी होता है बेचने के लिए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बोलते हैं। देखो ये बढ़ता जाएगा 10 20 30 40 50, तो ऐसे 100 200 300 400 500, तो जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई की यूनिट्स भी क्या बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ देखो, ग्राफ क्या देगा है, वाई एक्सिस क्या मेजर कर रहा है, प्राइस इन रुपीज मेजर कर रहा है, जो एक्सिस मेजर क्या कर रहा है, जो क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब प्राइस 10 रुपए किलो थी, कितना 10 रुपए के लिए, तो प्रोड्यूसर कितना बेच रहा था, 100, तो देखो यहाँ पे बढ़ा। फिर जब 20 हुई तो कितना बेचा, 200, देखो यहाँ पे दोनों मिल रहे, तो यहाँ पे जब 30 हुई तो कितना मिला, देखो 300, यहाँ पे ये पॉइंट में आके मिल रहा है तो यहाँ पे 300। फिर जब 40 हुई तो कितना बेचने के लिए, 400, तो यहाँ पे 500। अब आप देखोगे जो स्लोप चालू है, कहां से चालू है, नीचे की तरफ से, नीचे से हम ऊपर की तरफ गए, तो आप क्या बोलोगे, जो सप्लाई शेड्यूल है वो कहां पे स्लोप करता है, वो अपवर्ड स्लोप करता है। क्या करता है, अपवर्ड स्लोप करता है, कहां से, लेफ्ट टू राइट। समझा। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या देखा था हमने, एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी कमोडिटी रेडी कितनी कमोडिटी बेचने के रेडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। लेकिन अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ऐसा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पे जो वेरियस क्वांटिटी होती है कमोडिटी की, वेरियस क्वांटिटी जो होती है कमोडिटी की वो मेंशन रहती है, जो सारे जो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं बेचने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बोलते हैं। देखो ये बोला है a tabular representation showing different quantities, क्या बोला गया, डिफरेंट क्वांटिटीज। ठीक है, सॉरी एक कॉल आ गया था, देखो यहां से। ठीक है, ये क्या है कि टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, क्या दिखा था, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज, जो हमें क्या अलग अलग क्वांटिटीज क्या दिखा रहा है, जो जितने भी प्रोड्यूसर्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं क्या बेचने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी 10 20 30 40 50, यहाँ पे सेलर ए बी सी, सेलर ए 10 रुपए में 100 क्वांटिटी, बी 200, फिर सी 300, फिर ऐसे ही क्या किया गया, सारे अरेंज किए गए, फिर लास्ट में टोटल क्या लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखो जब 10 रुपए का है तो 10 रुपए की टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल हो रही है, 600 रही, तो 10 और 600 यहाँ पे मिल रहा है। फिर जब 20 रुपए तो कितनी मिल रही है, 900, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो जब 30 हुई तो 1200, जब 40 हुई तो 1500, देखो यहां से। तो इस तरीके से हम क्या करें, ग्राफ शेड्यूल करें। तो यहाँ पे भी जो ग्राफ है वो अपवर्ड जा रहा है, हाँ या ना, हाँ सर ग्राफ अपवर्ड जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या बोलते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक टुवर्ड्स दी व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से सप्लाई कम या फिर ज्यादा होता है। ठीक है, वो चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब आप सोचो आप एक प्रोड्यूसर हो, क्या आप एक प्रोड्यूसर है,
आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई चीज ज्यादा फायदा देगी तो आप वो बेचोगे, या फिर कोई दूसरी चीज है जो कम फायदा दे रही है आप वो बेचोगे? तो आप सीधा सीधा यही जवाब रहेगा सर, तो सर जो चीज ज्यादा मुझे फायदा देगी वो चीज मैं क्या ज्यादा बेचूंगा, और जो चीज मुझे कम फायदा देगी उसे मैं कम बेचूंगा। उसी तरीके से ये प्रोड्यूसर का बिहेवियर है, जब कभी भी क्वांटिटी की जो प्राइस रहेगी अगर वह हाई रहेगी, क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो प्रोड्यूसर उसको ज्यादा बेचेगा। और क्वांटिटी की प्राइस अगर कम रहेगी तो वो क्या करेगा, उसे कम बेचेगा। फिर आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो हम यहाँ पे अगर हम बात करें, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, सही बात है। अब जब ये नई नई चीजें आ रही है तो यहाँ पे प्रोडक्शन करने के इतने तरीके आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन का जो खर्चा वो कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जब हम नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करते हैं तो वहां पे हमारा प्रोडक्शन का खर्चा कम होता है। प्रोडक्शन का खर्चा कम मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब प्रॉफिट ज्यादा। तो यहाँ पे ये भी चीज होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सेम चीज है। अगर कोई चीज है जिसको बनाने में खर्च ज्यादा लग रहा है लेकिन उससे कमाई कम हो रही है तो मैं बेचूंगा नहीं, तो वहां पे क्वांटिटी कम सप्लाई में करूंगा एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर कोई चीज है जिसको बनाने का खर्चा कम है लेकिन फायदा ज्यादा है तो उसे मैं बेचूंगा। हाँ सर बेचोगे। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा influences the production process as well as supply. Shortage of this facility decreases the supply and vice versa. सेम चीज है। अगर एक इलाका है, एक इलाके में अगर मैं बात करूं जहां पे ट्रक नहीं जाती है, ना कोई गाड़ी जाती है, ना ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और मुझे वहां तक सामान पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं क्या वहां पे बेचूंगा? नहीं, एज अ प्रोड्यूसर नहीं बेचोगे, क्योंकि वहां पे ले जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप बेचना पसंद नहीं करोगे। लेकिन वही एक जगह है जहां पे लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन, जो कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें रेगुलर चलती रहती है, तो वहां पे आप बेचोगे? हाँ वहां पे बेचूंगा सर। तो समझो, जितनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहेगी वहां पे गुड्स का सप्लाई उतना ज्यादा रहेगा, जितना कम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी रहेगी उतना जो गुड्स का सप्लाई वहां पे कम रहेगा। समझा? गवर्नमेंट पॉलिसी भी ठीक है। अब जो गवर्नमेंट की जो फेवरेबल पॉलिसी रहती है वो क्या करता है, सप्लाई को क्या करता है, और ज्यादा इंकरेज करता है। अगर वही अनफेवरेबल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट है वो क्या करिए, एक पर्टिकुलर कमोडिटी पर टैक्स भर भर के लगा दे रही है, जिससे उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है, और फिर कंज्यूमर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? जब कंज्यूमर खरीदेंगे ही नहीं तो उसको बना के मतलब है नहीं, तो प्रोड्यूसर उसको सप्लाई नहीं करेंगे। वहीं गवर्नमेंट की एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें टैक्स बहुत कम लग रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर गुड्स पे, जिससे कंज्यूमर भी बहुत खरीदना चाहते हैं, तो वो गुड्स में प्रोड्यूस करूंगा। हाँ मैं प्रोड्यूस करूंगा। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल कंडीशन। देखो सप्लाई जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, वो नेचुरल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है, बहुत फेवरेबल क्लाइमेट है, जिससे खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो सकती है, तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, बीच में बारिश आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी फसल क्या हो गई, नुकसान हो गई, तो वहां पे क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उतने सप्लाई हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। समझे? तो उस कंडीशन में सप्लाई क्या कम हो जाए। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अब यहाँ पे एक प्रोड्यूसर है, उसको लग रहा है, जो अनियन सप्लाई करता है उसको ये लग रहा है कि आज अनियन 20 रुपए का बेच रहा हूं, लेकिन कल मार्केट में अनियन का प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो मार्केट में प्राइस 20 रुपए से सीधा 100 रुपए जाने वाला है, तो वो अब क्या करेगा, वो अभी अनियन सप्लाई करेगा? नहीं, वो अनियन अब उतना सप्लाई नहीं करेगा, लेकिन बहुत लिटिल क्वांटिटी में करेगा, और वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो होल्ड करके रखेगा। क्यों होल्ड करके? जब उसको ये पता चलेगा कि प्राइस बढ़ने वाला है तब। समझ में आ गया? जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं उसको क्या निकालूंगा। और वहीं अगर उसको ये लग रहा है कि आगे चलकर प्राइस कम हो जाएगा, तभी भी वो ज्यादा सप्लाई करेगा? क्या नहीं, तभी भी वो ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेगा, नहीं, तब वो ज्यादा सप्लाई करेगा कि प्राइस आगे चल के कम होना है, क्योंकि अभी उसने 20 रुपए में खरीदा है, कल वो 10 रुपए में बिकने वाला है, तो सोचेगा जितना माल निकल जाए उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वो कम में बेचेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। समझे? फिर नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। बाकी सारे फैक्टर्स भी जो मार्केट का नेचर वो भी मैटर करता है, रिलेटिव प्राइस जो होते हैं अदर गुड्स के वो भी मैटर करती है, फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी मैटर करता है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं वो भी चीज का मैटर करती है। अब आप सोच रहे हो कि आप सर टाइम क्यों देख रहे हो? मैं टाइम इसलिए देख रहा हूँ बार बार क्योंकि मेरा 12 बजे एक सेशन है, ठीक है, उसको मैं 10 मिनट आगे करवा दूंगा। चलो फिर क्या आता है स्टेटमेंट ऑफ लॉ। देखो लॉ ऑफ सप्लाई किसे इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने किया था उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो पब्लिश हुई थी ईयर 1890 में पब्लिश हुई थी। अब लॉ ये एक्सप्लेन क्या करता है, ये जो प्राइस और जो क्वांटिटी सप्लाइड है इनके बीच में रिलेशन क्या, उसको क्या करता है, क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मैंने बोला अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट से मतलब क्या हो गया, ये जितने भी हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े ये सबको क्या मान रहा है, कांस्टेंट मान रहा है। सिर्फ चेंजेस किस में हो रहे हैं? सिर्फ जो प्राइस है उसमें ही चेंजेस क्या हो रहे हैं। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अदर थिंग्स बीइंग हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस ज्यादा रहेगी
तो प्रोड्यूसर उसको ज्यादा सप्लाई करेगा। अगर वही किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस कम रहेगी तो जो प्रोड्यूसर होगा उसे कम सप्लाई करेगा। अब उसको याद करने का तरीका देखो, हायर मोर, लोअर लेस। देखो हायर का अपोजिट लोअर, मोर का अपोजिट लेस, ये इस तरीके से। और ये आपको फिल इन द ब्लैंक, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, द क्वांटिटी सप्लाई, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, फिर क्या आएगा, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, फिर उसके बाद एंड लोअर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या दिया, हमें यहाँ पे assumptions दिए, क्या दिए, assumptions क्या दिए हुए। सबसे पहली चीज आती है assumptions मतलब क्या है। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं अगर आप चाहते हो कि ये लॉ सही प्रूफ हो तो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए तभी लॉ सही प्रूफ हो पाएगा। अगर कंडीशंस ऐसी नहीं रहेंगी, सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं रहेंगी तो लॉ सही प्रूफ हो नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज क्या आता है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आता है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर देखो प्राइस ज्यादा भी रहेगी, ठीक है, प्राइस ज्यादा भी रहेगी, लेकिन अगर उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन का कॉस्ट भी अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट जो रहेगा वो प्रोड्यूसर को कम मिलेगा, तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, नहीं सप्लाई करेगा। भले प्राइस ज्यादा रहेगी तो भी सप्लाई कम तो भी सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। फिर क्या बोला, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो तरीका है प्रोडक्शन करने का वो भी क्या होना चाहिए, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो जैसा था वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन की टेक्निक में अगर चेंज होगा तो वहां पे हो सकता है कि जो प्राइस है वो बढ़ जाए या फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, ठीक है, तो जिसकी वजह से कम या फिर ज्यादा तो वो लॉ सही नहीं प्रूव हो पाएगा। फिर नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। क्या बोला है, नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन में भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्यों पता है क्या, कि देखो जब वेदर कंडीशन अगर खराब हो जाएगा तो गुड्स खराब हो जाएंगे, भले उसकी प्राइस बढ़ जाएंगे लेकिन प्रोड्यूसर के पास गुड्स रहेंगे नहीं तो सप्लाई कर पाएगा क्या, नहीं सप्लाई नहीं कर पाएगा। नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी होती है, जो ट्रेड पॉलिसी, उसमें भी किसी तरह का बदलाव होना नहीं चाहिए। अगर बीच में गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी बढ़ गई, टैक्सेशन पॉलिसी आ गई, गुड्स बेच रहा है, प्राइस ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो प्राइस और भी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कंज्यूमर सामने वाला खरीदेगा क्या, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक सबका एक बजट होता है ना भाई, बजट के बियॉन्ड चलेगा तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं। जब कंज्यूमर खरीद रहा ही नहीं है तो प्रोड्यूसर बेच के क्या करेगा, प्रोड्यूसर बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा। समझा। फिर नो चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो बड़ा ऑब्वियसली बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इनके प्राइस में भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस कम हुआ तो बड़ा ऑब्वियसली बात है, सीधी सीधी बात है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा और सारे प्रोड्यूसर्स वो बेचना चालू कर देंगे, और जो ए वाला गुड्स था भले उसकी प्राइस ज्यादा होगी तो भी लोग खरीद बेचेंगे नहीं। समझा। फिर नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सही बात है। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होना चाहिए उसका कोई भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होना नहीं चाहिए। क्या, उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होना नहीं चाहिए। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि आगे जो प्राइस है और बढ़ेगा तो भले ही करंट सिचुएशन में प्राइस हायर रहेगी फिर भी वो बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा। समझ में आ गया। अगर आगे चलकर उसको लग रहा है कि जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम होने वाली है, कम होने वाली है, तो उसके पास ज्यादा गुड्स रहेगा तो उसकी कंपनी जो और ज्यादा गुड्स क्या निकालने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी चीज है। अब यहाँ पे हमारा सप्लाई शेड्यूल है। देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी है, 10 रुपए जब था तो कितना खरीद रहे थे, 100 किलो। जब 20 हुआ तो कितना खरीदे, 200। जब 30 हुआ तो कितना, 300। जब 40 हुआ तो 400, और जब 50 हुआ तो 500 यूनिट्स क्या बेचना, 500 केजी बेचने के लिए वो तैयार हो गए। देखो एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस क्या मेजर करता है, क्वांटिटी सप्लाइड इन केजीज, वाई एक्सिस क्या मेजर करता है, प्राइस इन रुपीज। जब देखो प्राइस 10 रुपए थी तो कितने यूनिट्स बेचने के रेडी थे, 100 केजी क्या बेचने के रेडी था। जब 20 हुआ तो कितना, 200 केजी। जब 30 हुआ तो कितना, 300 केजी। जब 40 हुआ तो कितना, 400 केजी। और जब 50 हुआ तो 500 केजी। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो स्लोप है कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। कहां जा रहा है, अपवर्ड। कहां से, लेफ्ट टू राइट। समझा। तो यही चीज यहाँ पे क्या आपको एक्सप्लेन भी क्या करनी है। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो रहा है, वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई रहा है, वो भी हमें क्या रेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझे। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सेप्शंस ऑफ द टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें जो लॉ ऑफ सप्लाई ये काम नहीं करता है, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ सप्लाई ये सही प्रूफ नहीं होता वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब देखो जैसे जैसे एक जो लेबर होता है, एक लेबर की जैसे जैसे वेज आवर्स बढ़ते पर आवर उसका अगर 400 रुपए मिल रहा है तो 3 घंटा काम कर रहा है,
जब उसको 400 रुपए मिल रहा है तो 5 घंटे काम कर रहा है, लेकिन जब उसको वही 700 रुपए मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो 4 घंटा नहीं काम करेगा, वो कभी काम करेगा 3 घंटे ही काम करेगा। क्यों क्यों ऐसा होता है? देखो लॉ तो ये बोलता है ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, बट लेबर्स का क्या होता है, लेबर्स ये सोचते हैं कि भैया एक सर्टेन टाइम तक जब उनके सारे खर्चे मैनेज हो जा रहे हैं, सारी जरूरतें पूरी हो जा रही है, तो वो क्या करता है, अगर उनको उस कब काम करके भी ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वो ज्यादा काम नहीं करेंगे, वो अपने घंटे का टाइम बढ़ाएंगे नहीं। फिर आता है एग्रीकल्चर गुड्स का। क्या आता है एग्रीकल्चर गुड्स का? जब कभी भी अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं वेदर में, क्या फॉर एग्जांपल वेदर बहुत बाढ़ आ गई या फिर तूफान आ गया या फिर भूकंप आ गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो गुड्स था, जो भी खेती की थी हमने, सारी चीजें क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्या हो गई? सारी नष्ट हो गई। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो गुड्स होंगे उसकी जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से गुड्स का दाम तो बढ़ेगा, प्रोड्यूसर्स को पैसे तो मिलेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर के पास पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा मिलने के बावजूद भी वो क्या कर पाएंगे, वो ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि गुड्स ही नहीं रहेंगे, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फिर अर्जेंट नीड फॉर कैश। अब फॉर एग्जांपल सेलर है, सेलर के घर में कुछ हो गया या फिर उसके धंधे में कुछ हो गया जहां पे उसको जरूरत है बहुत सारे पैसों की, अर्जेंट जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो गुड्स को सस्ते सस्ते दाम में क्या निकालने की कोशिश करेगा। वो क्या सोचेगा, मुझे अभी जितनी जरूरत है उतने पैसे मेरे पास फटाक से आ जाए ताकि मैं जरूरत पूरी कर लूं, भले मुझे नुकसान होगा तो भी चलेगा, तो कम दाम में भी वो क्या ज्यादा गुड्स क्या सप्लाई करेगा। फिर आता है पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, कैसे गुड्स होते हैं जो कम टाइम में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, वो ज्यादा दिन तक चलते ही नहीं है। अब जैसे भाजी मार्केट होता है, भाजी मार्केट में आपने देखा होगा जब मॉर्निंग में टाइम जाते हो तो सामान जो होते हैं थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है तो जो छोटे मोटे जो सब्जी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब्जियों का जो दाम है वो कम करने लगते हैं। क्यों कम करने लगते हैं, रीजन क्या होता है, वहां पे उनका मोटिव ये होता है कि उनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, रात जैसी होने वाली रहती है तो उनका मोटिव ये हो जाता है कि मुझे मेरी जो मुद्दत लगी है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस निकला है वही निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो जो पालक हो गया, धनिया हो गया, वो एक दिन तक ही चलते, एक दिन के बाद वो चलने वाले क्या नहीं, वो दूसरे दिन क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको वैसे भी कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए उसको दाम क्या कम कर देते। तो पेरिशेबल गुड्स के दाम जो है वो कम हो जाते हैं जब वो खराब होने लग देते हैं, ठीक है। रेयर गुड्स, रेयर गुड्स क्या होते हैं, जैसे एंटिक पीस हो गया, जैसे कोहिनूर का हीरा हो गया, ठीक है। अभी कोहिनूर के हीरे की बात करूं, ये दुनिया में एक ही है, ठीक है, इसके प्राइस बहुत ज्यादा, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन बिकने क्या वाला एक ही है, तो भले ही प्राइस ज्यादा हो लेकिन गुड सप्लाई हो पाएगा क्या, तो उस हिसाब से नहीं, गुड्स उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाएगी। फिर हम बात करते हैं वेरिएशन इन सप्लाई की बात करूं, तो वेरिएशन इन सप्लाई मतलब क्या होता है, जब कभी भी प्राइस, जब कभी भी सप्लाई कम या फिर ज्यादा हो रहा है, क्या रीजन की वजह से, प्राइस कम या फिर ज्यादा होने की वजह से, तो उसको हम लोग वेरिएशन इन सप्लाई बोलते हैं। जैसे आता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। एक्सपांशन ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है, जब कभी भी सप्लाई बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। फिर यहाँ पे बात करें हम कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई मतलब क्या होता है, जब कभी भी सप्लाई कम हो रहा है, क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रही है और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो एक्सपांशन इन सप्लाई में क्या होता है, जो कर्व होता है वो कहां पे शिफ्ट करता है, आउटवर्ड साइड शिफ्ट करता है, आउटवर्ड राइट साइड में शिफ्ट करता है। और वही जो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्या होता है, जो सप्लाई कब होता है वो इनसाइड में, मतलब आपके लेफ्ट साइड में क्या शिफ्ट होता है। फिर चेंजेस इन सप्लाई मतलब क्या होता है, जब कभी भी सप्लाई कम या फिर ज्यादा हो रहा है, कम या फिर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंजेस इन सप्लाई बोलते हैं। जैसे जब कभी भी सप्लाई बढ़ रहा है, क्या सप्लाई बढ़ रहा है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या होता है, जब कभी भी सप्लाई कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं और लेकिन जो प्राइस है क्या वो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। समझा इतना चीज? नेक्स्ट, अब यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे अगर हम बात करें तो वी हैव कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे हम दो तरह के कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक कॉस्ट कॉन्सेप्ट और एक रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। सबसे पहली चीज आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है, कभी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने में जो टोटल खर्चा होता है उसको हम लोग टोटल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म। क्या टोटल कॉस्ट, ये क्या होता है, टोटल खर्चा होता है जो एक फर्म उठाता है, क्या फर्म उठाता है किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को बनाने के लिए, उसको हम लोग क्या टोटल कॉस्ट बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट मतलब जैसे मैंने 10 गुड्स बनाए, कितने गुड्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 गुड्स बनाए, कितने गुड्स बनाए, 100 गुड्स बनाए,
फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना गुड्स बनाया, मैंने 100 गुड्स बनाए। कितने गुड्स बनाए, मैंने 100 गुड्स क्या बनाए, ठीक है। एक गुड्स को 100 यूनिट्स बनी है, क्या बनी है, तो चलो एक 100 मैंने क्या किया है, मैंने गुड्स बनाए। कितने यूनिट्स बनाए, 100 यूनिट्स बनाए, 10 यूनिट्स बनाए। कितने बनाए, 10 यूनिट। अब 10 यूनिट को बनाने में मुझे खर्चा कितना गया है, 100 रुपया खर्चा गया है। क्या गया है, 100 रुपया खर्चा गया है। तो यहाँ पे एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा गया है, एक यूनिट बनाने को 10 रुपए का खर्चा गया। और ये जो एक यूनिट का जो खर्चा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। देखो यही बोला है, एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। मतलब एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का मतलब ये होता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट क्या बोलते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जहां पे डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। मैंने क्या किया, मैंने 10 यूनिट बनाया था, 10 यूनिट को बनाने में कितना खर्चा हुआ, 100 रुपया। तो मैंने 100 रुपए को 10 से क्या किया, कैलकुलेट किया, तो मुझे एवरेज कॉस्ट क्या मिल गया। तो यही फॉर्मूला क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोला गया है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 यूनिट बनाया, 10 यूनिट को बनाने में मुझे कितना रुपया खर्चा हुआ, 100 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। अब मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे एक यूनिट और बनानी है। क्या बनानी है, एक यूनिट और बनानी, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट और बनाना है। तो उस एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में खर्चा मेरा फॉर एग्जाम्पल 9 रुपया जा रहा है। तो ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो मेरा खर्चा जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यही बोला है, मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन कर लिया होता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन करने के बाद जब हम एक और यूनिट बनाते हैं, तो एक और यूनिट बनाते हैं, तो उस एक और यूनिट बनाने, एक और एडिशनल यूनिट को बनाने का जो खर्चा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मार्जिनल कॉस्ट। समझा। फिर नेक्स्ट अब आते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने 100 यूनिट्स बनाई थी, ठीक है। 100 यूनिट को मैंने 1000 रुपए में बेचा। क्या किया, 1000 रुपए में बेचा। तो 100 यूनिट को मैंने 1000 रुपए में बेचा, तो मतलब जितने भी गुड्स मैंने, जितने भी यूनिट्स बनाए थे, उन सभी यूनिट्स को बेचने के बाद जो टोटल पैसा मेरे पास आता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, टोटल रेवेन्यू बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, टोटल रेवेन्यू। 100 यूनिट्स बनाए थे, तो 100 के 100 बेच दिए तो कितने रुपए, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए मेरा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया। अब जब 100 यूनिट्स बनाए थे, ठीक है, 100 यूनिट्स बनाए थे, 100 यूनिट्स थे, बेचे कितने में, 1000 रुपए में। तो एक यूनिट का कितना निकला, तो यहाँ पे सीधा सीधा बात करूं तो एक यूनिट का मुझे 10 रुपया मिला। कितना रुपया मिला, 10 रुपया मिला। तो एवरेज रेवेन्यू यही होता है कि एक यूनिट पे कितना मिला, एक यूनिट बेचने पे कितना रुपया मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। समझा। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम सारे के सारे मतलब 100 यूनिट बनाए थे, 100 यूनिट्स बनाए थे, 100 के 100 यूनिट्स बेच दिए, कितने रुपए में, 1000 रुपए में। कितने रुपए में, 1000 रुपए में। फिर मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट और बेचा, एक एक्स्ट्रा यूनिट और बेचा, एक एक्स्ट्रा यूनिट मेरा गया 12 रुपए में। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे मुझे कितना रुपया मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। जब कभी भी हम सारे जो यूनिट्स बेचने के बाद जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट और बेचते हैं, तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जितने भी हमने गुड्स बेचे, जितने भी हमने यूनिट्स बेचे, तो उन सभी यूनिट्स में अगर एक सिंगल यूनिट पे हमें कितना कमाई हुआ, उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जितने भी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए थे, उन सभी यूनिट्स को जब हम बेचते हैं, उन सभी यूनिट्स को बेचने के बाद टोटल कितना पैसा आता है, उसको हम लोग टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप्स आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई, क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है मेरा डिप्लोमा का, ठीक है, तो मैं वहां पे जाता हूं अभी। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।